1897 में यह कानून बना था, तो अंग्रेजों की सरकार ने उस कानून में यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेजों का कोई भी अधिकारी, अंग्रेजों का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता, और अंग्रेजों का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है, अंग्रेजी देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया था और वो कानून 1897 में पारित हुआ था। वही 1897 का कानून आज भी इस देश में चल रहा है 1997 में। इसलिए मुझे समझ में आया कि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 1897 के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। तो माने रानी हिंदुस्तान का नागरिक है, और उस कानून को चैलेंज करने की बात मैंने जैसे आदमी ने सोची कि इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी कल मेरे इलाहाबाद के वकील ने कहा कि राजीव भाई, उस कानून की आखिरी लाइन ये कहती है कि जो व्यक्ति इस कानून को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको 6 महीने की सजा हो जाएगी। माने अंग्रेजों ने इतनी चतुराई के साथ वो कानून बनाया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस कानून को चैलेंज न कर सके। और उस समय कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का अधिकार किसको होता था? अंग्रेजों का जो वॉयसराय होता था, बाद में गवर्नर जनरल होने लगा, तो वॉयसराय और गवर्नर जनरल कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकता था। आज क्या फर्क हुआ है? आज सिर्फ इतना फर्क है कि जो अधिकार वॉयसराय या गवर्नर जनरल को था वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो बात समझ में आ गई। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और महारानी का आपस में कुछ चला होगा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरा नाम नीचे जाए तो क्या वादा है, रानी का नाम ऊपर चला जाना चाहिए, और वो गया। और इसको इस देश की सरकार अपनी गलती नहीं मानती, वो मानते नहीं है कि हमने कोई गलती की, बल्कि जोर जबरी से कह रहे हैं कि ये ठीक ही किया है हमने। तो वो आप समझ लीजिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार उसको ठीक मानती है तो इससे भी आगे की बात समझ लीजिए कि रानी इस देश की नागरिक है, और अगर रानी इस देश की नागरिक है तो कभी भी इस देश में राज करने के लिए वैसे ही तैयारी करेगी जैसे अंग्रेजों ने इस देश में राज करने की तैयारी की। क्योंकि कानून है, कानून से उनको इस देश का नागरिक बनने का हक है, और जब तक वो कानून इस देश में है विदेशी लोग नागरिक बन सकते हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जो लोग बांग्लादेश के नागरिकों को हिंदुस्तान का नागरिक मानने पर हंगामा करते हैं, वो रानी के प्रश्न पर हंगामा क्यों नहीं कर रहे? क्यों चुप है वो? जो चटगांव की पहाड़ियों से आने वाले बांग्लादेशी नागरिक है, उनके हिंदुस्तान में नागरिक बनाए जाने पर हंगामा कर सकते हैं, वो सारे के सारे संगठन और पार्टियां मौन क्यों है? क्यों नहीं इस प्रश्न पर हंगामा कर रहे हैं? पार्लियामेंट में उनकी छोटी मोटी जमात नहीं है, बहुत बड़ी जमात है, और पार्लियामेंट के बाहर तो उनके पास इतने संगठन हैं, लेकिन सब मौन है, सब खामोश है। इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। धृतराष्ट्र जब सभा में मौन था और धृतराष्ट्र के सामने सब कुछ चल रहा था, धृतराष्ट्र को इस देश के इतिहास ने कभी माफ नहीं किया है, और इन सबको मैं धृतराष्ट्र जैसा ही मानता हूं। धृतराष्ट्र तो फिर भी अच्छा था कि उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था। इन सबकी तो आंखें होते हुए भी ये अंधे बनकर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसका अपराध तो माफ किया जा सकता है क्योंकि उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। इनका अपराध हम कैसे माफ कर सकेंगे? आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास बहुत निर्मम होता है। अगर सोवियत संघ में लेनिन जैसे आदमी को, जिसको एक जमाने में देवता माना जाता था, उस लेनिन की मूर्तियां तोड़ सकते हैं वहां के लोग, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसमें इन लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब रानी आई थी तो तुम क्या कर रहे थे। 1961 की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। 1997 की बात कैसे समझे? कांग्रेस तो आज इस देश में पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा शक्तिशाली पार्टियां तो दूसरी हैं, लेकिन सब खामोश है। क्यों? क्योंकि सत्ता की, कुर्सी की ऐसी अंधी दौड़ मची है, किसी को फुर्सत ही नहीं है ऐसे गहरे सवालों पर सोचने की और चिंतन करने की। किसी को फुर्सत नहीं। फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया होता, फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की सड़कों पर आंदोलन हो गया होता, फुर्सत होती तो हिंदुस्तान के गली गली गांव गांव में रानी के विरोध में पोस्टर छप गए होते, क्योंकि छपते ही जब उनके अपने मतलब के इश्यूज होते हैं तो गांव गांव में पोस्टर छप जाते हैं, गांव गांव में पोस्टर बट जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई आदेश नहीं है।
मैं एक एक से पूछ रहा हूं, तुम्हारे संगठन में ऊपर से कोई आदेश है? नहीं राजीव भाई, इस प्रश्न पर कोई आदेश नहीं। आपकी पार्टी में कहीं कुछ हो रहा? नहीं राजीव भाई, कोई बात भी नहीं हो रही है। क्या हो रहा? और कैसे हम सब चुपचाप बैठकर सुने? ऐसे ही मौन से ये देश गुलाम हुआ था, वैसा ही मौन इस देश में पसरा हुआ। और रानी अकेले नहीं आई है, उसके साथ 100-150 विदेशी कंपनियों के अधिकारी आए। वो धनाधन इस देश की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। विदेशियों को इस देश में खुली छूट है। हिंदुस्तान से रानी के आने के पहले भी विदेशियों को खुली छूट थी, रानी के आने के बाद तो और तेजी से हो गई। और रानी को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण किस तरह से दिया गया था, उसका एक अंदाजा आप लगाइए। हिंदुस्तान का जो इस समय का वित्त मंत्री है, जिसका नाम है चिदम्बरम, ये 1996 में लंदन गया था। 2 अक्टूबर 1996 को लंदन में इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट दुनिया भर के अखबारों में छपा, हिंदुस्तान में भी छपा। क्या स्टेटमेंट दिया था? अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। ये वित्त मंत्री कह रहा, चिदम्बरम। अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया, आप अगले 200 साल के लिए फिर आइए और इस देश को लूट कर ले जाइए। देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू, माने आपको बड़ा इनाम मिलेगा इस देश को लूटने के लिए। ये ओपन इन्विटेशन था हिंदुस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री का 2 अक्टूबर 1996 को लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए रानी आई, इसलिए रानी के साथ ब्रिटेन के अधिकारी आए और इसलिए उन सारे अधिकारियों को इस देश में भेजा गया है ताकि हिंदुस्तान को लूट के लिए वैसे ही कब्जे में लिया जाए जैसे अंग्रेजों की सरकार ने इस देश को लूटने के लिए कब्जे में लिया। और एक बात और जान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है, मुझको भी गलतफहमी है, क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया। हमारे इतिहास में यह लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए नहीं थे। व्यापार तो बहाना था, वो असलियत में हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आए थे। और ये बात मुझे कहां से पता चली? ये बात मुझे पता चली सन 1813 का लंदन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक दस्तावेज मेरे पास है, जिसको मैं अभी छापने वाला हूं। मेरी एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उसमें ऐसे में 5000 से ज्यादा दस्तावेज छापने जा रहा हूं। उनमें से वो एक दस्तावेज है, और वो दस्तावेज क्या है? 24 जून सन 1813 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिबेट चल रही है। और डिबेट क्या है? डिबेट का टाइटल है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन कैसे बनाया। और उसी डिबेट का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं, कंक्लूडिंग डिबेट कहा जाता है। वो डिबेट का दूसरा हिस्सा है हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। दोनों एक ही मतलब रखते हैं, हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया एंड हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। दोनों का मतलब एक ही, हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और हिंदुस्तान में ईसाई धर्म कैसे फैलाया जाए। तो 1813 में 24 जून को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए। और हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हो गए हैं जब से मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा कि इस देश में अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे? इस देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेचने के लिए आई? व्यापार करने आए नहीं थे, माल बेचने आए नहीं थे। व्यापार बहाना था, माल बेचना बहाना था। क्योंकि अगर वो सामने से आके आपको कहते कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए आए हैं तो शायद आप अपना दरवाजा बंद कर देते। इसलिए वो पहले तराजू लेकर आए थे इस देश में, पहले तराजू लेकर घुसे थे, उसके बाद उन्होंने इस देश में अपना असली रूप दिखाया। और वो डिबेट जब पारित हुई है तो उस डिबेट के समर्थन में 89 वोट्स पड़े हाउस ऑफ कॉमन्स, और 89 वोट से वो डिबेट पारित हुई, बहस पूरी हुई। उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी का मूल वाक्य ये था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। और बाद में अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब वो डिबेट पूरी हो रही है तो जितने एमपीज ने डिबेट के समर्थन में वोट दिया सबके भाषण है, 80 पन्ने का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सबके भाषण है। और हर एमपी का भाषण एक ही बात कह रहा है कि हमारा मूल उद्देश्य हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का है, ना कि व्यापार करने का।
तो उसमें बात क्या चल रही है वो समझ लीजिए, तो आज आपको समझ में आ जाएगा महारानी का हिंदुस्तान में आना। बहस ये चल रही है कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को आसानी से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक एमपी समझा रहा है कि हमको चरणबद्ध तरीके से, माने स्टेप बाय स्टेप बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लंबी प्लानिंग क्या होगी? हिंदुस्तान को तब तक ईसाई नहीं बनाया जा सकता जब तक हिंदुस्तानी प्रजा का सत्यानाश न किया जाए, हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद न किया जाए। और हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करना क्यों जरूरी है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी कह रहा है इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानी प्रजा को आप जब तक गरीब नहीं बनाएंगे, बेरोजगार नहीं बनाएंगे, तब तक ये ईसाई बनने को तैयार नहीं होंगे। और वही एमपी कह रहा कि जब यहां की प्रजा गरीब हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी, तो गरीब आदमी का बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको किसी और तरीके के लालच में देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता। आज भी इस देश में जितना धर्म परिवर्तन चलता है वो आप देख लीजिए सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में ही चलता है, क्योंकि गरीब आदमी बहुत आसानी से धर्म बदलने को तैयार हो जाता है, पेट की आग उसको मजबूर करती है। और उस जमाने की ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की सरकार। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तानी प्रजा को गरीब बनाना है, बेरोजगार बनाना है, ताकि हमारे रास्ते में धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आसानी से चलता रहे, तभी उन्होंने ये फैसला भी किया था कि हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया। और हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाएगा? तब एक एमपी है जो जवाब दे रहा है कि बहुत आसान है, ये बहुत आसान काम है। और ये कैसे हो जाएगा? तो वो एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आदेश देंगे कि वो हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करे। तो एक दूसरा एमपी पूछ रहा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो एक एमपी जवाब दे रहा कि फ्री ट्रेड का माने जब ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल बिकना बंद हो जाएगा, तब होगा फ्री ट्रेड। दूसरा माने वो समझा रहा है कि फ्री ट्रेड का माने क्या? हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड में वो पक्का माल बनेगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में बिकेगा, तब होगा फ्री ट्रेड। तो फिर वो एमपी पूछ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? तो जवाब दिया जा रहा है उसको कि इसका बहुत आसान तरीका है, ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में बिकता है उस सबको टैक्स फ्री कर दो और हिंदुस्तानी कंपनियां जितना माल बनाती हैं उस पर टैक्स लगा दो। तो हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाते चले जाओ तो हिंदुस्तानी कंपनियों का माल महंगा होता चला जाएगा और ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ब्रिटेन का माल जब सस्ता हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटेन का माल बिकेगा और हिंदुस्तानी कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो गांव गांव में हिंदुस्तानी कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाएगा। तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री ट्रेड। और उस फ्री ट्रेड के लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया जिस चार्टर का नाम ही था चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के फ्री ट्रेड का माने क्या था कि अंग्रेजों का माल, ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हो जाए और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाकर उनका माल महंगा बना दिया जाए। तो अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहले हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अंग्रेजों की सरकार ने जो टैक्स लगाया उसका नाम था उत्पाद का कर, एक्साइज टैक्स। माने जो व्यापारी माल पैदा करते हैं कारखानों में उस माल के उत्पादन पर कर लगाओ, तो उसको अंग्रेजों ने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो माल कारखाने में बनता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है तो माल की बिक्री पर भी कर लगाओ। अंग्रेजों ने उसका नाम दिया सेल्स टैक्स। तो कारखाने में माल पैदा हो उसके उत्पादन पे कर और माल जब बिक रहा है तो उसकी बिक्री पे कर और उसके बाद उस माल की बिक्री से जो आमदनी होगी उस पर भी टैक्स। उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स। और उसके बाद चौथा टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने कि हिंदुस्तान के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में जो माल ले जाते हैं उस माल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स लगाए, एक तो ऑक्ट्रॉय का टैक्स और दूसरा टोल टैक्स। और
और ये 5-5 कर लगा दिए हिंदुस्तान के व्यापारियों पर। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल पैदा करती थी वो बहुत महंगा हो गया, और ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आता था वो सब टैक्स फ्री हो गया। हिंदुस्तानी कारखाने बंद हो गए और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी आई इस देश में, और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था इस देश पर मजबूती से काबिज हुई। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 5 टैक्स के कानून अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में चलाए थे वो आजादी के 50 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज टैक्स आज भी लगता, सेल्स टैक्स आज भी लगता, इनकम टैक्स आज भी लगता, ऑक्ट्रॉय टैक्स आज भी देना पड़ता, और टोल टैक्स आज भी देना पड़ता। हिंदुस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों को मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव जीतने के पहले ये वायदे किए थे कि हमको आप एक बार सत्ता में पहुंचा दीजिए, हम टोल टैक्स खत्म कर देंगे, ऑक्ट्रॉय टैक्स खत्म कर देंगे, और कई पार्टियों ने तो ये भी कहा था कि हम सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे। लेकिन उन सारी पार्टियों को आपने सत्ता में पहुंचाने के बाद देखा है एक भी पार्टी ने ना टोल टैक्स खत्म किया, ना ऑक्ट्रॉय खत्म किया, और ना सेल्स टैक्स खत्म किया। क्या चाहती है ये पार्टी? जैसे अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। और इसलिए मैं ये प्रश्न अपने आप से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं कि अगर 1947 में मान लिया जाए कि ये देश आजाद हो गया तो अंग्रेजों के बनाए हुए वो टैक्स के कानून क्यों चल रहे हैं इस देश में आज? अंग्रेज चले गए अगर 1947 में तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी खत्म हो जाने चाहिए थे 1947 में, वो क्यों नहीं खत्म हुए? और आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा अंग्रेज इस देश में जब इनकम टैक्स लगाते थे तो इनकम टैक्स की उनकी रेट थी 97%। 100 रुपए की इनकम पर अंग्रेज सरकार 97 रुपए का इनकम टैक्स वसूलती थी। 97% इनकम टैक्स लगता था इस देश। और आजादी आई 1947। 1947 के 20-25 साल बाद तक 1970-1972 तक इस देश में 97% इनकम टैक्स लगता रहा, चलता रहा। क्यों चलता है? अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो 97% वाला इनकम टैक्स का रेट 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1947 में नहीं, 1970-1972 तक वो चलता रहा इस देश में। क्यों? इसलिए कि आप आजाद नहीं, आप आजाद होते तो वो खत्म हो गया होता। आप में आजादी आई कहां? आपने आजादी ली कहां? आप तो वैसे ही गुलाम है जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। कानूनों के तहत आपको गुलाम बनाया था, उन्हीं कानूनों से आज भी आप संचालित हो। कैसे कहें कि ये देश आजाद हो गया? और उस जमाने में जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया, उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती थी, उन अधिकारियों की ट्रेनिंग के समय उनको कहा जाता था, एक नीति वाक्य चलता था अंग्रेजों का। अंग्रेजों के जमाने में जितने टैक्सेशन कलेक्शन के ऑफिसर होते थे जो टैक्स वसूल करने का काम करते थे, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हो, चाहे ऑक्ट्रॉय के हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट के, उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। इस डिपार्टमेंट में उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। ये सिखाया जाता था बाहर। और ये ट्रेनिंग जो अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज भी चालू है। और आज भी अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप टैक्स वसूल कर पाए या न कर पाए, लेकिन आप व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को इतना परेशान करिए कि वो मजबूर होकर अपने कारखाना बंद कर दें। ये अंग्रेजी सरकार की नीति थी, वही नीति इस देश में आज भी चलती। और आप बताइए, आप में से जो भी आदमी कारखाना चलाता है, आप बताइए एक्साइज वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए इनकम टैक्स वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए आपको सेल्स टैक्स वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? ऑक्ट्रॉय वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? टोल टैक्स वाले परेशान करते हैं नहीं करते? ये व्यापारियों को परेशान करने की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी
वही नीति हिंदुस्तान में आज भी चल रही है आजादी के 50 साल के बाद। कैसे माने कि देश आजाद? हिंदुस्तान में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। बाद में वो विक्रमादित्य हो गया और उसको विक्रमादित्य बनाने का काम चाणक्य ने किया। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से, चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, वरना चंद्रगुप्त की कोई अपनी हैसियत नहीं थी कि वो राजा बन पाता। तो एक बार चंद्रगुप्त जब राजा हो गया तो चाणक्य के साथ उसने एक बात कही। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे अपना खजाना भरना है तो टैक्स बढ़ाना। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ये गलती कभी दोबारा मत कर देना। मैंने तुमको अगर राजा बनाया है तो तुमको धूल में भी मिला सकता हूं। तो चंद्रगुप्त ने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने कहा कि ये बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जो राजा टैक्स के कलेक्शन से अपना खजाना भरने का सपना देखता हो उसको 1 मिनट राजा रहने का अधिकार नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा फिर खजाना कैसे बढ़ेगा? उत्पादकता बढ़ाओ अपने राज्य की, उससे खजाना बढ़ेगा, ना कि व्यापारियों से टैक्स वसूल करके। तो जब ये कहानी मैंने पढ़ी चंद्रगुप्त की और चाणक्य की तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पता लगाना चाहिए चाणक्य के जमाने में कितना टैक्स लगता है। चाणक्य ने खुद लिखा है, चाणक्य कहता है कि किसी भी राज्य में अगर 5% से ज्यादा टैक्स लगता है तो वो राज्य कहने का अधिकारी नहीं है, वहां सिवाय अन्याय के और कुछ हो नहीं सकता। और उसके जमाने में हिंदुस्तान का स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहलाता। चाणक्य का जमाना हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कर सबसे कम था, 5% से ज्यादा कर लगता नहीं था कुल मिलाकर, और 5% से कम कर था, इसलिए उत्पादकता हिंदुस्तान की उस जमाने में सबसे ज्यादा थी, इसलिए व्यापार हिंदुस्तान का उस जमाने में सबसे ज्यादा था। दुनिया में कुल जितना व्यापार चलता था उसका 1/3 व्यापार अकेले हिंदुस्तान का चलता था उस जमाने में। तो इसलिए इतना व्यापार था, इतनी उत्पादकता थी, इतनी समृद्धि थी, और इसलिए इतना कैपिटल फॉर्मेशन था क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम थे, टैक्सेशन के कानून बहुत आसान थे। और चाणक्य खुद मानता था कि 5% से ज्यादा अगर टैक्स है तो वो राजा अन्यायी है, इसलिए वो जमाना स्वर्ण युग कहलाता है। अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से खलास किया था। 97% तो सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया था। कुल मिलाकर टोटल टैक्स अंग्रेजों के जमाने में लगभग 127% का बैठता था। इतना टैक्स उन्होंने लगाया। और उसके बारे में जब बहस चली अंग्रेजों के पार्लियामेंट में तो अंग्रेजी सरकार के जो वो थे प्रतिनिधि, जो एमपीज हुआ करते, वो कहते थे कि ये 2 काम होंगे, जितना टैक्स बढ़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारियों पर उसके 2 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा, या तो हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और या हिंदुस्तानी व्यापारी बेईमान हो जाएंगे। बेईमान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो व्यापारी टैक्स की चोरी करेगा, और व्यापारी अगर टैक्स की चोरी करेगा तो बेईमान हो जाएगा। बेईमान हो जाएगा तो बेईमान आदमी को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, तो वो कहते थे कि गुलाम बनाना उनको आसान हो जाएगा। और या वो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद ही हो जाएंगे, खलास ही हो जाएंगे, और जब हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान में फिर अंग्रेजों का ही व्यापार चलेगा और अंग्रेजी कंपनियों का ही माल बिकेगा। तो उन्होंने कहा दोनों ही उद्देश्य हमारे हित में है, इसलिए उन्होंने ये टैक्सेशन के कानून चलाए। और वही टैक्सेशन के कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे हैं। जो अंग्रेजों की नीतियां थी कि अंग्रेजों के देश का माल इस देश में आए तो टैक्स फ्री बिके, और हिंदुस्तानी माल जो हिंदुस्तान में बने और बिके उस पर टैक्स लगाया जाए, वही काम पिछले 5 और 6 साल से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के नाम। पिछले 5-6 साल से क्या चल रहा है? जितना माल विदेशों से आ रहा है उस पर ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, और बाहर से आने वाले माल पर जब ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, टैक्स खत्म किए जा रहे हैं, तो बाहर का माल सस्ता होता चला जा रहा है, और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर और हिंदुस्तानी उद्योगपतियों पर वैसे के वैसे ही टैक्स लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तानी माल महंगा होता चला जा रहा है। नतीजे क्या निकल रहे हैं? वही नतीजे निकल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में निकले। हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले गए, आज भी वही नतीजे निकल रहे हैं कि हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। विदेशों से स्टील आता है इस देश में, विदेशों से आने वाले स्टील पर ड्यूटीज खत्म कर दी है भारत सरकार।
काफी कम कर दी। तो विदेशों का स्टील अब बिक रहा है इस देश में बहुत सस्ता, और स्वदेशी स्टील बनाने वाले जो कारखाने हैं उन पर जो ड्यूटीज लगाई गई थी वो वैसी की वैसी, उनमें बहुत कम कटौती की गई है। विदेशी स्टील के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट की वो बहुत बुरी तरह से कम कर दी। नतीजा क्या निकला है? विदेशों से आने वाला स्टील इस समय 8,000 रुपए टन में बिक रहा है, और स्वदेशी स्टील इस देश में 13,000 रुपए टन में बन रहा है। तो स्वदेशी स्टील बनाने वाले कारखाने धीरे 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 बंद होते चले जा रहे हैं। विदेशी स्टील सारे देश के बाजारों में बिक रहा है, और हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का कारखाना है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टील बिकता नहीं। बाहर का स्टील सस्ता है, स्वदेशी स्टील महंगा है। ये नीति अंग्रेजों के जमाने में बनती थी, वही नीति आज आजादी के 50 साल के बाद चल रही। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण दूं, एक परदेशी कंपनी है वो चश्मा बेचती है, उसका नाम है रेबन। रेबन कंपनी के जो चश्मे इस देश में आते हैं उनको भी ड्यूटीज फ्री किया, उनके ऊपर भी टैक्स कम कर दिया, काफी कम कर दिया। और उनके ऊपर जब टैक्स कम किया है, काफी कम कर दिया है विदेशों से आने वाले रेबन के चश्मे पर, तो स्वदेशी चश्मे बनाने वाले हजारों कारखाने बंद हो गए। मुंबई के ही बारे में मुझे कोई भाई बोलता था पालघर के इलाके में, राजीव भाई वो बोल रहा था कि 1,000 से ज्यादा छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे पालघर और आसपास के इलाके में, सब बंद हो गए क्योंकि चश्मा बनाने वाली रेबन कंपनी का माल टैक्स फ्री है। हिंदुस्तान में लोग जो बनाते हैं उनके ऊपर टैक्स है। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे और भी उदाहरण। हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली कंपनियां, उन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली हमारे देश की कंपनियों पर टैक्स लगे हुए हैं, और विदेशों से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियों पर टैक्स खत्म किया। तो विदेशी टेलीविजन सस्ता है, स्वदेशी टेलीविजन महंगा, क्योंकि विदेशी टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों पर ड्यूटीज खत्म कर दिए गए हैं, और हिंदुस्तान में स्वदेशी बनाने वाले उपकरणों पर टैक्स वैसे का वैसे ही लगा। तो वो हजारों कारखाने बदले। और पिछले 6 साल में हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने कारखाने बंद हुए होंगे, उसका एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, हर साल उनकी रिपोर्ट छपती है, इस साल भी छपी, और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 6 साल में जब से हिंदुस्तान में ये फ्री ट्रेड चला है, ग्लोबलाइजेशन चला है, हर साल औसतन 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं हर साल। और अगर हर साल 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं तो कितने हजार कारखाने इस देश में बंद हुए होंगे। हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है कि इस देश में 40,000 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट पिछले 6 साल में या तो सिक हो गए हैं या बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो जो माल बनाते थे वो विदेशों से आने लगा, सस्ता आने लगा, तो वो बेचारे कैसे अपना कारखाना चलाएं। ये अंग्रेजों की सरकार की नीति है, वही नीति आजादी के 50 साल के बाद चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश आज भी उतना ही गुलाम है जितना अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों ने ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ और भी नीतियां बनाई थी, कुछ और भी कानून बनाए थे। सन 1865 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून इस देश में बनाया था जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और वो कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? क्योंकि हिंदुस्तान में जो जंगल होते थे वो गांव समाज की संपत्ति होते थे। गांव के लोग जंगलों पर अधिकार रखते और गांव समाज की संपत्ति होते थे जंगल, तो गांव की पंचायतें फैसला करती थी जंगल के बारे में, जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगल लूटने थे क्योंकि हिंदुस्तान के जंगलों में बेशकीमती संपत्ति है। हमारी सोने की खदानें जंगलों में, हमारी चांदी की खदानें जंगलों में, हमारी हीरे की खदानें जंगलों में, हमारी कोलसा की खदानें जंगलों में, हमारी हिंदुस्तान की तमाम दूसरी खदानें जंगलों में है, आयरन की खदानें जितनी हैं वो सब जंगलों में है, बेशकीमती लकड़ी भी जंगलों से मिलती है। तो अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान के जंगल कटवाने थे और बर्बाद करने थे, इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। उस कानून के चलते क्या हुआ कि पहले जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम पंचायत की संपत्ति होते थे, वो जंगल फिर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गई, स्टेट प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे ही वो जंगल अंग्रेज सरकार की संपत्ति घोषित किए गए, वैसे ही अंग्रेजों की सरकार ने अंधाधुंध जंगल कटवाना शुरू कर दिया। मैं एक बार राजस्थान के एक इलाके में गया था, अलवर के पास। उस इलाके में एक जाति रहती है, उसका नाम है बिश्नोई जाति। बिश्नोई जाति के लोगों के गांव में एक बार मैं गया था व्याख्यान करने। तो वहां के सरपंच से मैंने पूछा कि पहले आप अपने गांव की कहानी मुझे बताइए।
तो सरपंच ने कहा, राजीव भाई हम तो आपको बुला के लाए व्याख्यान करने के लिए। मैंने कहा मैं व्याख्यान बाद में करूंगा, पहले आपकी कहानी सुनूं। तो उस विश्नोई गांव के सरपंच ने मुझे बताया कि एक बार हमारे गांव में अंग्रेजों ने कत्लेआम मचाया। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि हमारा गांव, ये जो विश्नोई जाति का गांव है, इसकी एक विशेषता है। मैंने कहा क्या विशेषता है? कि हम कभी पेड़ों को कटने नहीं देते, चाहे हमारा आदमी कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कट सकते। तो मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया था? तो उसने बताया कि एक कानून बना दिया था पेड़ काटने का। तो मैं समझ गया कि 1865 के कानून की बात कर रहा हूं। तब उसने बताया कि अंग्रेजों के ठेकेदार आते थे, अंग्रेजों की पुलिस आती, और अंग्रेजों की पुलिस हमारे जंगल काटती, हमारे पेड़ काटती। तो हमारे गांव की जाति की महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती। तो पहले महिला कटती थी, उसके बाद पेड़ कटता। हजारों हजारों महिलाएं कटी थी उस विश्नोई जाति के गांव में। हजारों हजारों नौजवान युवक कट गए थे पेड़ों को बचाने के, और अंग्रेजी सरकार ने इतना जुल्म ढाया था हमारे ऊपर। मैंने कहा आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि ये कानून 1865 में अंग्रेजों ने बनाया, और उस 1865 के कानून के बाद अंग्रेजों की सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किया। तो मैंने कहा आप जानते हैं कि वो कानून हिंदुस्तान में आजादी के 50 साल के बाद भी वैसे ही चल रहा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला। अंग्रेजों ने उसमें व्यवस्था क्या की थी कि अगर अंग्रेजों की सरकार चाहे तो जंगल कट सकता, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसको अंग्रेजी सरकार सजा देती, और बहुत आसानी से पेड़ काटने वाले को फांसी की सजा इस देश में दी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में। तो अंग्रेजों की सरकार तो जंगल कटवाती थी, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटे तो उसको सजा दी जाती थी। वही कानून आज भी इस देश में चल रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी के सामने लगा हुआ पेड़ काट नहीं सकते। अगर आपने काट दिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो आपके ऊपर केस चलेगा। और दूसरी तरफ भारत सरकार चाहे तो लाखों करोड़ों पेड़ काटने के लिए लाइसेंस दे सकती है विदेशी कंपनी, और वो मिला हुआ। आप इस देश में एक पेड़ काट नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं। एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है ITC। ये कंपनी सिगरेट बनाती है। इसकी सिगरेट जो सबसे ज्यादा बिकती है उसका नाम है विल्स। ऐसी 14-15 सिगरेट इस कंपनी की बनती। इस कंपनी के कारखाने में जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सारे देश में, इस कंपनी के 90 अरब सिगरेट बनती है एक साल। और 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तंबाकू तो खेतों से पैदा होती है। तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो पेड़ काटकर ही बनता है। 500 सिगरेट का कागज बनाने के लिए यह कंपनी एक पेड़ काट देती है, और हर साल ये कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काटती। उसको लाइसेंस मिला हुआ। आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। कौन सा देश है? किस देश में आप रह रहे हैं? ये अत्याचारी कानून अंग्रेजों ने बनाया था और चलाया था, समझ में आता है। लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही चल रहा है, कैसे माने कि देश आजाद? अंग्रेजों ने ऐसे ही 1860 में एक कानून बना दिया था, पुलिस का कानून। इंडियन पुलिस सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई थी अंग्रेजों, और उसके आधार पर पुलिस का एक्ट बनाया। और वो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने क्यों लागू किया इस देश में? 1857 में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया, और उस क्रांति में क्या हुआ था? मंगल पांडे नाम के एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया, शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस उसको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसमें गाय की चर्बी लगी रहती। तो गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस वो मुंह से खोलना, उसको लगता था कि इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो। तो जो अंग्रेज ऑफिसर उसको वो कारतूस देता था खोलने के लिए, उसी अंग्रेज ऑफिसर की उसने हत्या की। उसके हाथ में बंदूक होती। तो अंग्रेजों की पुलिस परेशान हो गई, अंग्रेजों के सिपाही परेशान हो गए। मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दी थी बैरकपुर की छावनी में, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर की छावनी में, वैसे ही हिंदुस्तान के गांव-गांव में, गली गली में क्रांति की आग लगना शुरू हो गई। जगह जगह नौजवानों के मंडल खड़े हो गए। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई। जगह जगह अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों को जलाया गया, जगह जगह अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, थाने जला दिए गए। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चली कि कैसे इस क्रांति को दबाया जाए।
तो सबसे पहला काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया कि मंगल पांडे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसके हाथ में बंदूक थी, उस बंदूक से उसने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। सबसे पहला काम यह किया जाए कि जितने हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की फौज में है सबसे बंदूकें छीन ली जाए और उसके बदले उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाए। वही डंडा लिए हुए आज भी इस देश का सिपाही घूमता है। आप कभी किसी सिपाही से पूछो कि तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों है, उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ में डंडा कौन से कानून के तहत। वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया और उसी कानून के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला और किया कि कोई भी अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर होगा, वो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करेगा या गोली चलाएगा तो उस हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन पिटने वाले और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। ये एक दूसरा काम उन्होंने किया। तो अंग्रेजों के सिपाही फिर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करते और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाते थे। अंग्रेजों के सिपाहियों की गोलियों से जितने हिंदुस्तानी मारे गए कभी किसी अंग्रेज सिपाही को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको राइट टू ऑफेंस था, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और इसके दो दाखिले मैं दे सकता। पहला दाखिला तो वही सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय की हत्या की थी। बाद में सैंडर्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी न्यायालय में तो सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जज ने फैसला क्या सुना? जज ने कहा कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए सैंडर्स को कोई सजा नहीं मिली। दूसरा मुकदमा चला था डायर के ऊपर। 1919 के जलियांवाला बाग में 2000 लोगों को गोली से मार दिया था। डायर के ऊपर केस चला, डायर भी छूट गया। आधार क्या था? अंग्रेजी पुलिस का कानून जिसमें कहा गया डायर को राइट टू ऑफेंस था, मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं, इसलिए डायर भी छूट गया। और आज आजादी के 50 साल के बाद भी जब जब पुलिस के गोलीकांड होते हैं, जब जब पुलिस के लाठीचार्ज होते हैं, एक भी पुलिस ऑफिसर का आप मुझे नाम बताइए कि आजादी के 50 साल के बाद उसको कोई सजा मिली हो इस बात के लिए कि उसने इतने लोगों को गोली से मारा। अंग्रेजों के जमाने में यह होता था और आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही हो तो कैसे कहें कि अंग्रेजों के जमाने और आज के जमाने में कोई फर्क है? आज भी पुलिस के लोग गोली चार्ज करते हैं, गोली मारते हैं, चलाते हैं, मर जाते हैं लोग, लाठी चार्ज करते हैं हमारे जैसे लोगों पर, हम घायल होते हैं, तो भी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं बनता क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून है, वही इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी चलता है। कैसे कहेंगे देश आजाद? 1860 में ऐसे ही अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम पर एक कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई और उस कलेक्टर का काम क्या था? गांव-गांव के लोगों से जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लगान वसूलता और गांव-गांव के लोगों को मारपीट कर उनका लगान वसूला किया जाता था। वही कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1860 में, वही आज भी चलती है इस देश में। उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के कानून का नाम बस इतना ही बदला गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया, बाकी सब कुछ वही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता। किताबें भी उनको वही पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाई जाती है, सिलेबस भी उनका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, एक अंग्रेज की लिखी हुई जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। वही जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी, वही आजादी के 50 साल के बाद आज भी पढ़ाई जाती है। और वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने बहुत तोड़ मरोड़ कर बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप में लिखी है। वही हिस्ट्री हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असली इतिहास वही है जो वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लिखा। दुर्भाग्य तो ये है, कैसे कहेंगे देश आजाद है? अंग्रेजों ने इस देश में अपनी एक न्याय पद्धति चलाई। उस न्याय पद्धति को चलाने के लिए मैकॉले नाम का एक अधिकारी भेजा गया। मैकॉले के बारे में शायद आप जानते होंगे कि उसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लाई। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के अलावा मैकॉले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी न्याय पद्धति भी स्थापित की और अंग्रेजी न्याय पद्धति के लिए मैकॉले ने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड,
भारतीय दंड संहिता, ये इंडियन पीनल कोड आज से 140 साल पुराना है, जो आज इस देश में चल रहा है। मैकॉले ने बनाया था इंडियन पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट, वही इंडियन पीनल कोड आज भी इस देश में चल रहा है जो मैकॉले के जमाने का बनाया। और 140 साल पुराने कानून के आधार पर अंग्रेज इस देश में न्याय करते थे, उसी 140 साल पुराने कानून के आधार पर इस देश में आज न्याय किया जाता है।